जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। हमने एचटेट और सीईटी की तैयारी के लिए 1000 क्वेश्चन की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, एमसीक्यू सीरीज़, उसकी चलाई हुई है। और साइकोलॉजी की ये सेकंड क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में हमने की थी। आज की क्लास में पहले वाली क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। क्वेश्चन है, विकास के किस चरण को नायक पूजा हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है? तो हीरो प्रवृत्ति आती है हमारी एडोलसेंस में। जब एडोलसेंस शुरू होता है तो ये प्री एडोलसेंस की अवस्था होती है, 10 से 14 साल की अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। और अपनी जो हम पहचान बनाना चाहते हैं, हमारी जो कल्पना शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। तो इसकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रारंभिक किशोर अवस्था में आती हैं। तर्क तथा सोचने की क्षमता अधिक होती है। लॉजिकल जो हमारी एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और बच्चा क्या करता है, सोता बहुत है। ठीक है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, अपनी ही इमेजिनेशन में रहता है, सपनों की दुनिया में रहता है, प्री जो एडोलसेंस स्टेज होती है उसमें। और आत्म मूल्यांकन की भावना उसमें प्रबल होती है, अपने आप को इवेलुएट करता रहता है। माता पिता से बच्चे की दूरी बढ़ने लग जाती है और जो पीयर ग्रुप्स का प्रभाव होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दूरियां भी बढ़ती है माँ बाप से और पीयर ग्रुप्स का प्रभाव उस पर ज़्यादा होता है। अपने संगी साथियों से ज़्यादा मेल मिलाप में किशोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण मतलब ट्रांसफ़र दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन है और चैनल पर इसकी जो है वीडियो पर डाली हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये क्या होती है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण इसको बोलते हैं, बायलिटरल ट्रांसफ़र। जैसे अगर हमने हमारे राइट हैंड से लिखना सीखा है तो ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है, हम अपने लेफ्ट हैंड से लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। जब हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है लर्निंग, इसको हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल ट्रांसफ़र। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता ये क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इसका प्राथमिक कारण क्या होता है? तो प्राथमिक कारण होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या होता है कि हमारे अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो किसके कारण होता है? एक तो हेरेडिटी के कारण। हर किसी की फैमिली अलग है, हर किसी की फैमिली की जो सिचुएशंस होती हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, वो सब अलग अलग होती हैं। रिलीजियन कंडीशन अलग अलग होती हैं। उसके बाद होता है पर्यावरण, मतलब एनवायरनमेंट। जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, सोशल इन्वायरमेंट अलग होता है, मान्यताएं, धर्म और ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग होती हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग धर्म से हैं, तो इनका सोशल और जो रीजनल जो रिलीजियस फ़र्क होगा उसके कारण इनमें क्या आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग का हिस्सा नहीं है? प्राथमिक में क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या थे? ये प्राइमरी लॉ थे। ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग थे। बाकी क्या है, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स है, और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये तीनों क्या है? सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। किसके? थॉर्नडाइक के। ठीक है। बहुअनुक्रिया का नियम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करता है, तत्वों की पूर्व समर्थता, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, और साहचर्य, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान में भी दूसरी समस्या को सुलझाने में भी काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो क्या है? ये प्राइमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो अकेले बच्चे के लिए तो कठिन होता है लेकिन किसी अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है। जब क्या बोला था वाइगोत्स्की की थ्योरी में कि अगर बच्चे को जो है किसी के द्वारा कोई सहायता दी जाती है, उस सहायता को हम क्या बोलते हैं? ये जो सीढ़ीनुमा सहायता हमने बोला था क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो चैनल पर बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
जो सहायता दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? एनवायरनमेंट करता है, नो डाउट। रुचि भी करती है, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एनवायरनमेंट से भी हम कुछ ना कुछ एक्वायर करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, और हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है उस चीज़ में और भी ज़्यादा क्या है कुशल होते हैं। और उसके बाद जो है सामान्य बुद्धि भी चल जाती है। लेकिन जब अवधान की बात आती है, अटेंशन, अगर कोई चीज़ हमें सीखनी है तो उसमें क्या होगा, अटेंशन की ज़रूरत होगी। अभी जैसे हमें पेपर क्लियर करना है, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या होगा, हम जो है अपने आसपास हमारे जो पीयर ग्रुप्स होंगे, जो हमारे साथ ग्रुप्स होंगे, उसके अंडर हम स्टडी करेंगे, वो हमारे एनवायरनमेंट में काम आएंगे। सेकंड, हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि इस पेपर को क्लियर करने में हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। सेकंड क्या है, हम अपनी इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा एक्सीलेंट बच्चा है, कोई जनरल है, ठीक है, नॉर्मल सा इंटेलिजेंट सा बच्चा है, नॉर्मल सा। लेकिन अगर वही बच्चा जिसके पास एक नॉर्मल इंटेलिजेंस है, अगर वही बच्चा अटेंशन के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, अटेंशन या अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या नहीं है इसमें से? देखिए, किसी भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले मोटिव होना चाहिए। हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि हमारा एक मोटिव है। हमारा मोटिव क्या है, हमें अपना पेपर क्लियर करना है। दूसरा, ड्राइव होना चाहिए, हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि हमें ड्राइव मिल रहा है, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक गाइडेंस मिल रही है। थर्ड, हमें क्या मिल रहा है, एक स्टिमुलस मिल रहा है। जैसे अगर हम इस क्लास को करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें इसमें से 20 में से 18 क्वेश्चन आते हैं या 2 क्वेश्चन नहीं आते, या फिर हमारे 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, हमें अपना स्कोर पता चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है तीनों चीज़ें। लेकिन आदत, हैबिट क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे अभी हमें अपना पेपर क्लियर करना है, उसके बाद क्या होगी, हमारी ये हैबिट जो है वो चली जाएगी, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, बात ख़त्म, हम फिर कुछ नई शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नया अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और हमें कोई नया एक्सपीरियंस जो हमें एक्वायर करते हैं, वो क्या होता है, लर्निंग होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो पेपर में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, और ये दिसंबर शायद 2022 का क्वेश्चन है, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन एचटेट 2022 21 या 22 का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन आई हुई है, किसका कथन है, ये वुडवर्थ का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो ये कथन किसका है, ये बोरिंग का कथन है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी एस्टेट में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हेलेन पार्क हास्ट जो हैं वो क्या है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा के लिए, ये क्वेश्चन शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है एस्टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन होगा, कन्फर्म मुझे ये भी नहीं है, लेकिन एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो हस्तकला पर जो उन्होंने बल दिया है, हैंडीक्राफ्ट पर। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? इंटेलिजेंस क्या है, किसी परिवर्तन को अडॉप्ट करने की, मतलब स्वीकार करने की एबिलिटी है। ये कथन किसका है? ये स्टीफन हॉकिंग का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि परीक्षण मापन से, बुद्धि मापन से संबंधित नहीं है? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ये बुद्धि मापन की प्रक्रिया है। ये वेस भी बुद्धि मापन की प्रक्रिया है, WAIS। लेकिन टेट क्या है? ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये बुद्धि मापन का जो है ये परीक्षण नहीं है। और ये जो WISC, ये भी क्या है? बुद्धि मापन की प्रक्रिया है, टेस्ट है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट नहीं है? प्रवृत्ति क्या होती है? जो हमारे अंदर होती हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये प्राइमरी इंस्टिंक्ट होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो उसमें हंगर क्या है? मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति में क्या आता है? हंगर आता है, फियर आता है, सेक्स भी आता है, और उसके बाद जो है भूख, प्यास, नींद, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, काम, वासना, ये सब क्या होती हैं? हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्राइमरी होती हैं। लेकिन रीजनिंग जो है वो क्या होता है? रीजनिंग होता है हमारे द्वारा सीखी गई एक एबिलिटी होती है, ठीक है।
इसको हम गेन करते हैं। तार्किक जो शक्ति होती है हमारी, जो रीजनिंग होती है, वो क्या होती है, सीखी हुई चीज़ होती है, ये प्रवृत्ति नहीं होती, इंस्टिक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है मास्लो की आवश्यकता श्रेणी, हिरारिकी ऑफ नीड्स में से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस स्तर पर आता है। तो प्रथम स्तर पर तो बताया था ना हमको, ये भूख प्यास नींद आते हैं, फिर शिक्षा और मकान वगैरह हमारे आते हैं। पंचम जो पांचवी श्रेणी है उसमें हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब मोह माया से मुक्त, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे हैं, क्या था ये, कांचा, अग्निपथ में कांचा कुछ ऐसा ही नाम था। तो क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये किस श्रेणी में आता है, ये 5वें लेवल पर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म की संकल्पना किसने दी। ये है जैसे पर्सनैलिटी होती है ना भाई, हम अपनी इच्छाओं को कैसे क्या कंट्रोल करें, ये जो है संकल्पना किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना जैसे डिफेंस मैकेनिज्म में क्या बताया था कि किसी पर हम थोप सकते हैं, भाई मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी है। ठीक है, जैसे बहन भाइयों में होती है ना, फर्श को ख़राब कर देंगे और जब मम्मी पूछेगी कि किसने किया तो एक दूसरे का नाम लेते हैं, तो थोपना क्या हो जाता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है। उसमें बोलता है कि हमें अपनी इच्छाओं को, जो है पर्सनैलिटी ट्रेट में है ये, हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, ये बचाव के तरकीबें हैं। ठीक है, तो ये किसने दिए हैं, सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। नेक्स्ट है बहुप्रश्नीय बुद्धि, बहुस्तरीय बुद्धि जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो किसने दी है, वो दी है हार्वर्ड गार्डनर ने। कितने तरह की बुद्धि दी है, 8 तरह की बुद्धि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस क्या होती हैं, कब विकसित होती हैं, ये हमारी होती है सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में होता है। और जब बात आती है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस की जब बात आती है, तो ये डेवलप होती हैं 18 से 24 महीने के बच्चे में। ठीक है, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, इसमें बच्चा क्या है, जिसमें ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वो वाली स्टेज है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस में आती है, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण हैं, कौन से सिस्टम के उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र में तो सूक्ष्म तंत्र कौन सा है, छोटा है, इसमें प्राइमरी आती हैं, मीसोतंत्र भी। ठीक है, तो ये जो लॉ और कानून आते हैं ये किस में आते हैं, वृद्ध सिस्टम में, मतलब मैक्रो सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं कौन से सिद्धांत के लिए, नैतिक के लिए तो कौन है, कोलबर्ग, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के लिए हैं पियाजे साहब, सामाजिक के लिए बंडूरा, और मनोवैज्ञानिक के लिए है सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, तो इन्होंने जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के 5 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, वो अभी हमने चैनल पर की नहीं है, करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से फिर से जो है क्वेश्चंस और भी ऐड ऑन किए जाएं, 10-5 क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाएं, तो डेली जो है बढ़ाते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।